गाइस कोविड के टाइम पे हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी कि इंडिया की जो मेडिकल सर्विसेज जो है ना वो काफ़ी इनएडिक्वेट है। और गोइंग फॉरवर्ड अगर ऐसा कोई पेंडेमिक आ गया तो इंडिया को और अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसलिए जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है तब से हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। इनफैक्ट हमें एक डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चला कि फॉर एवरी 1000 पीपल हमारे पास सिर्फ 1.3 बेड्स हैं, जबकि WHO ये रेकमेंड करता है कि अराउंड 3 बेड्स होने चाहिए पर 1000 पीपल। इसलिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी मैसिव बूम चल रहा है और बहुत सारी मेजर इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से ये जो सेक्टर है ना ये 10 to 12% की केगर पे ग्रो कर सकता है ओवर द कमिंग डेकेड और सो। अब गाइस आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो इस पर्टिकुलर ट्रेंड से काफी मैसिवली बेनिफिट कर सकती है। कंपनी का नाम है पॉली मेडिक्योर और ये कंज्यूमेबल मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके पूरे बिजनेस मॉडल को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा एंड गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो गाइस आज की वीडियो में हम इस सेक्टर को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि क्या कंपनी उस लेवल पे परफॉर्म कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड। तो आई होप यू आर एक्साइटेड। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस सबसे पहले पॉली मेडिक्योर के बिजनेस मॉडल को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। अब लेट्स सपोज आप एक पेशेंट हो और आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाते हो, तो होता क्या है ना, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमेबल्स होते हैं। कंज्यूमेबल्स का मतलब क्या होता है ना कि वन टाइम ही यूज़ किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सिरिंजेस हो गए या फिर पाइप्स हो गई या फिर यूरिन बैग्स हो गए, ब्लड बैग्स हो गए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जिन्हें सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अगर बार बार यूज़ किया तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब एक बार ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। देखो गाइस, पहला प्रोडक्ट जो होता है ना दैट इज IV कैनुलास। अब बेसिकली ये एक प्लास्टिक ट्यूब होती है जिसको आपकी वेन के अंदर लगा दिया जाता है। आपने गाइस देखा होगा जैसे कभी पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ता है या फिर ब्लड देना पड़ता है या फिर कोई एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, तो वो एक बार आपकी वेन के अंदर इस प्लास्टिक को इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद जितने भी इंजेक्शन होते हैं ना वो उस पर्टिकुलर प्लास्टिक ट्यूब के थ्रू लगा दिए जाते हैं। इनका सेकंड मेन प्रोडक्ट है कैथेटर्स। कैथेटर्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल ट्यूब्स होती हैं जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर इंसर्ट की जाती हैं फॉर मेडिकल पर्पसेस। जैसे यूरिन कैथेटर्स होते हैं या कार्डियक कैथेटर्स होते हैं। कार्डियक कैथेटर्स बेसिकली क्या रहेंगे ना, ये फ्लेक्सिबल ट्यूब्स होती हैं जो आपके हार्ट के अंदर इंसर्ट की जाती हैं फॉर मेडिकल पर्पसेस। अब ऐसे इन्फ्यूजन सेट्स होते हैं, सिरिंजेस होते हैं, ब्लड बैग्स होते हैं, यूरिन बैग्स होते हैं और बहुत सारे डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हॉस्पिटल को ऑनगोइंग बेसिस पर चाहिए होते हैं। और इन सारे प्रोडक्ट्स को पॉली मेडिक्योर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में मैन्युफैक्चर करती है और आज की डेट में ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कंज्यूमर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स के अंदर। अब गाइस एक बार ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 इयर्स के अंदर कंपनी का बिजनेस किस तरीके से इवॉल्व हुआ। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया ये जो कंपनी है ना ये मेडिकल डिवाइसेस बनाती है। तो हुआ क्या था, इन दी अर्ली 2010s ये कंपनी जो थी बेसिकली अपना नीश बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि लॉजिकली एक बात सोचो, है सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स तो इनके अंदर ना काफ़ी सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या बाकी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। बेसिकली आपको बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं और धीरे धीरे मेडिकल इंडस्ट्री का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। तो इनिशियल ईयर्स के अंदर इस कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना शुरू किया और साथ में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को काफी हद तक स्ट्रीमलाइन किया। क्योंकि गाइस ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना इनकी हॉस्पिटल्स को ऑनगोइंग बेसिस पर डिमांड रहती है, क्योंकि एक बार ये यूज कर लिया उसके बाद वापस यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि हॉस्पिटल्स को कंसिस्टेंटली ये मेडिकल सप्लाईज पॉली मेडिक्योर से खरीदने ही पड़ेंगे। अब क्योंकि हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हॉस्पिटल्स की बार्गेनिंग पावर काफी अच्छी हो जाती है। इसलिए अगर कंपनी को वॉल्यूम्स पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसको कॉस्ट को सस्ता करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। तो गाइस इस इंडस्ट्री के अंदर दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। पहला फैक्टर है ट्रस्ट, जो कंपनी ने ओवर द ईयर्स अपनी क्वालिटी से बिल्ड कर लिया, और दूसरा है कॉस्ट एडवांटेज, जिसके ऊपर कंपनी ने कंसिस्टेंटली वर्क किया और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को काफी हद तक स्ट्रीमलाइन और एफिशिएंट बनाया, जिससे वो काफी सस्ती कॉस्ट के अंदर ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बना सके। अब इंडिया में ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद धीरे धीरे इस कंपनी ने वर्ल्ड ओवर के अंदर एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट्स थी यूरोप, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ब्राजील, अफ्रीका एक्सेट्रा। एंड ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स ये इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गई मेडिकल सप्लाईज के अंदर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट के साथ साथ कॉस्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितनी मेडिकल सप्लाईज प्रोडक्ट्स जो है ना ये काफी कमोडिटाइज्ड होते हैं। अब धीरे धीरे हुआ क्या ना, चाइना और मलेशिया से इनको काफी मैसिव कंपटीशन मिलने लगा, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। इसलिए बाय द एंड ऑफ 2010s इस कंपनी के मार्जिन्स काफी ज्यादा कम होने लग गए थे। अब इतने में आ गया कोविड और मेडिकल सप्लाईज की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी को ये समझ आ चुका था कि अगर हम इस कमोडिटाइज बिजनेस के अंदर रहेंगे तो हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमारे मार्जिन्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कंपनी ने सोचा कि हमको थोड़ा हाई एंड प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। अब गाइस हाई एंड प्रोडक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं,
एक तो होता है कि कंपनी खुद R&D करे और उसके बाद धीरे धीरे उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करे, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा रिसर्च की रिक्वायरमेंट रहती है और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब अगर ये कंपनी इन प्रोडक्ट्स को खुद बनाएगी तो उसको काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, मतलब अराउंड 8 to 10 ईयर्स तक का टाइम भी लग सकता है इन प्रोडक्ट्स को मार्केट तक आने के लिए। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है ना वो ठीक से बन के मार्केट में आ जाएगा और मार्केट के अंदर एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो कंपनी ने क्या सोचा कि अगर हमें इस मेडिकल टेक्नोलॉजी को फास्ट एक्वायर करना है तो हमें वर्ल्ड ओवर के अंदर कुछ एक्विजिशंस करने पड़ेंगे, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज को बाय आउट करना पड़ेगा जिनके पास ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी हो। साथ साथ देखो एक और फायदा भी हो जाता है, हम इन कंपनी को सिर्फ बाय आउट नहीं करते, इनके पूरे प्रोसेस को खरीद लेते हैं। मतलब इनके पास पूरे इंजीनियर्स होंगे, पूरा प्रोसेस होगा, साथ में इंटरनेशनल मार्केट्स भी होंगी जहां ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, कंपनी को डायरेक्ट मार्केट भी मिल जाती है, पूरा प्रोसेस भी मिल जाता है, पूरी रिसर्च भी मिल जाती है और पूरा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है कंपनी का। अब गाइस ये जितने भी हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। और ये कौन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मतलब ऑन्कोलॉजी सेगमेंट से बिलोंग करेंगे, कार्डियोलॉजी से करेंगे, ऑर्थोपेडिक से करेंगे, ट्रॉमा इम्प्लांट से करेंगे। अब इनके अंदर क्या होता है ना, ये भी मेडिकल सप्लाईज ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स जो है ना, इनकी कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कंपनी ज़्यादा बेटर मार्जिन भी चार्ज कर पाती है। अब इन टेक्नोलॉजीज को फास्ट एक्वायर करने के लिए पॉली मेडिक्योर ने 2 मेजर एक्विजिशंस करे। पहली कंपनी है CTFA ग्रुप, ये एक इटली बेस्ड कंपनी है, और दूसरी है पेंडाकेयर, दैट इज बेस्ड आउट ऑफ नेदरलैंड्स। अब इन कंपनीज के एक्विजिशन से पॉली मेडिक्योर को ऑर्थोपेडिक, क्रिटिकल केयर और ट्रॉमा इम्प्लांट्स की टेक्नोलॉजी तो मिली गई, और साथ में इनकी वजह से मार्केट्स भी इनके लिए काफी हद तक ओपन हो गई, लाइक यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। चलो गाइस अब थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। अब मैं कंपनी के अगर FY26 के रिजल्ट्स की बात करूं तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ जो थी ना वो अराउंड 12% ही आई है, मतलब अराउंड 1836 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। लेकिन कंपनी की जब मैंने Q4 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ी तो उसके अंदर मैनेजमेंट जो थी ना, उसने इस पर्टिकुलर ईयर को अपना ट्रांजिशन ईयर बताया। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंपनी ने काफी सारे एक्विजिशंस करे, और गाइस जब भी किसी नई कंपनी का एक्विजिशन किया जाता है ना तो काफी सारी रिस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ती है, कंपनीज के कल्चर को भी मैच करना पड़ता है, जिसके अंदर ऑपरेशनल सिनर्जी आने में थोड़ा थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और मैनेजमेंट ने साथ में ये भी बोला कि इस साल FY27 के अंदर हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो अराउंड 25 to 28% तक आ सकती है, मतलब अराउंड 1800 करोड़ का भी इनका रेवेन्यू है। तो मैनेजमेंट कह रही है कि गोइंग फॉरवर्ड वो 23 से 2400 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं, मतलब दैट इज अराउंड 25 to 28% का ग्रोथ रेट। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर थिंग्स आर डेफिनेटली लुकिंग अप विद रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन उसके लिए क्या कंपनी केपेक्स कर रही है? अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने काफी हद तक एक्विजिशंस करे हैं, जिसकी वजह से उनकी रेवेन्यू जो है ना वो आगे ग्रो भी कर पाएगा। उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट भी है और नई नई मार्केट्स भी उनके लिए ओपन हो गई हैं, तो देयर इज अ गुड चांस कि कंपनी जो है ना वो गोइंग फॉरवर्ड इस पर्टिकुलर रेवेन्यू ग्रोथ को अचीव भी कर पाए। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा कंसर्निंग लग रही है वो इनकी सिनर्जीज के ऊपर लग रही है, मतलब ऑपरेशनल सिनर्जी और कॉस्ट सिनर्जी कब तक इनकी आ पाएगी। क्योंकि गाइस जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो वहां पर ऑपरेशनल सिनर्जीज आने में काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तो ये 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि अगर सिनर्जीज आने में टाइम लग गया तो मार्जिन काफी हद तक इनके डिप्रेस हो सकते हैं। अब एक बहुत ही पॉजिटिव चीज भी है कंपनी के मार्जिन को लेके। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो मेजर बिजनेस जो है ना वो मेडिकल सप्लाईज के अंदर है, मतलब वो लो लेवल के जो प्रोडक्ट्स थे लाइक सिरिंजेस हो गया, इन्फ्यूजन सेट्स हो गया। अब इनके अंदर क्या होता है ना, इनके अंदर मार्जिन काफी कम रहते हैं। अब कंपनी ने क्या किया है ना, बहुत ही हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर कर रही है जहां पर मार्जिन अच्छे भी होंगे गोइंग फॉरवर्ड। अब FY25 के अंदर जो मेडिकल सप्लाईज के थ्रू जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा था वो अराउंड 57% था, और उसको FY26 के अंदर कंपनी ने रिड्यूस करके 50% पर लेकर आ गए हैं। इसका मतलब वो ज्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, जिससे इनके मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि डेफिनेटली आई कैन पुट इट इन माई एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। मतलब इसके अंदर मैं इसको 1% इसके अंदर इन्वेस्ट करके इसको ट्रैक जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि मैनेजमेंट जो है ना वो पॉजिटिव तो है फ्यूचर को लेके, लेकिन कॉस्ट सिनर्जीज कब तक किक इन होती हैं दैट रिमेन्स टू बी सीन। साथ में अगर मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की भी बात करूं तो ऐसे प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसके अंदर मार्जिन जो है गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के बेटर भी हो सकते हैं। तो कंपनी बाकी सारी चीजें तो बहुत अच्छी ही कर रही है, कंपनी ने एक्विजिशंस भी टाइम पे कर लिया और कंपनी उसके थ्रू बहुत सारी मार्केट्स को ओपन अप करके वहां पर अपने क्रॉस सेलिंग भी कर सकती है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। लेकिन वही चीज है ना, इट नीड्स टू बी ट्रैक्ड। हर क्वार्टर में हमें ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो है ना वो कॉस्ट सिनर्जीज को लेकर क्या बोल रही है और किस तरीके से उनके प्रोसेस को वो स्ट्रीमलाइन करने में सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही। मतलब अगर आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कंपनी ये बोलती है कि हमारी कॉस्ट एफिशिएंसीज आ रही हैं और हमारी सिनर्जीज जो है ना वो पिकअप करने लग गई हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव हो सकते हैं।
अगर कंपनी ने ऐसा बोला तो आई विल कीप एडिंग इट टू माई पोर्टफोलियो, लेकिन अगर इसके अंदर टाइम लग रहा होगा तो आई विल स्टे पुट। अब गाइज एंड में बात तो यही आ जाती है कि कंपनी को ट्रैक तो करना ही पड़ेगा, एंड गाइज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई टीच इन माई इक्विटी रिसर्च बूट कैंप। किस तरीके से कंपनी को ट्रैक करना है, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना है, किस तरीके से हर क्वार्टर के अंदर कंपनी की वैल्यूएशन करके देखनी पड़ती है, तभी आप उसके अंदर ये डिसाइड कर पाओगे कि इस कंपनी में आगे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक को आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।